हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसके 3 पार्ट हैं। आज मैंने सोचा कि जो बिना मतलब के वीडियो झूठ बोल बोल कर बनाए जाते हैं उससे अच्छा है कि हम अपने एक्स सर्विसमैन को कुछ उनसे संबंधित जानकारियों को प्रदान कराएं। तो आज मैंने ये DIAB इसको लिया है, बताऊंगा इसके बारे में। और दूसरा, उससे पहले दो मेरे पास, एक तो वीर बहादुर सिंह जी का कटआउट लगाया हुआ है और एक और जो दिनेश पत्रकार जी हैं उनका वीडियो सुन रहा था, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले तो ये श्री वीर बहादुर सिंह जी जो हैं यूनाइटेड फ्रंट के जो चेयरमैन हैं और वॉइस ऑफ एक्सेल सोसाइटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका मैं मैसेज पढ़ देता हूँ। कई संगठन ये कह रहे थे कि सर आपने बाई लॉज नहीं बनाए, आपने कई प्रकार के काम नहीं किए हैं जैसा FVN कर रखा है। तो उन्होंने बताया है कि जितने भी एसोसिएशन हमारे साथ हैं वो सब अपने बाई लॉज के साथ स्वतंत्र हैं। हम किसी प्रकार का बाई लॉज बना करके हम किसी की आज़ादी नहीं छीनना चाहते। हम केवल इकट्ठे हुए हैं अपने कॉपरेशन के लिए जो सैनिकों से संबंधित हैं। तो उनका ये मैसेज है, यूनाइटेड फ्रंट सभी स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन का समूह है। सभी संगठनों की अपनी पहचान है और अपना नियम और कायदे कानून है। हम सभी OROP की विसंगतियों और भेदभाव के खिलाफ एक हुए हैं और सभी की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल जुटाएं और आंदोलन को सफल बनाएं। यानी 6/8/2023 को, 6 अगस्त को जो रामलीला मैदान में आंदोलन हो रहा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर अपना संख्या बल बढ़ाएं और दिखाएं हाँ हम सब एक हैं। आप क्या भूमिका निभाना चाहते हैं बताने का कष्ट करें। तो इन्हें पूछा कि आपकी जो भी भूमिका है आप बताइए, आप क्या भूमिका में आना चाहते हैं। इसके हम और भी जानकारी देते रहेंगे। 6 अगस्त वाली आज इतना सही। उसके बाद में जब ये चला आ गया थोड़ा सा, मैंने जो दिनेश पत्रकार जी हैं उनका, मैंने जो CCN के हैं शायद न्यूज़ के, उनका वीडियो सुन रहा था। उनका टाइटल था, फौजी भाइयों मैंने क्या किया कि मुझे सबको सहन करना पड़ा। अब मैंने सुना इस वीडियो को, तो उसमें कहीं वो कहते हैं कि उन्होंने एक वीडियो बनाया था। उन्होंने ये कहा था कि जंतर मंतर पर काफ़ी भीड़ आई है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा। और जितने लोग यहाँ आज 23 जुलाई को आए हुए हैं, इतने ही लोग 6/8/2023 को रामलीला मैदान में पहुँचे। और ये 6/8/2023 का जो उनका समाचार था, साहब का संघर्ष समिति के प्रधान साहब कुशाल साहब को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसको बोल दिया कि दारू पी के वीडियो बनाता है। कुशाल साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आपने सही कहा है कि दारू पी के वीडियो बना रहा है। सर, जो आपके कैप्टन लोकेंद्र सिंह जी वो कहते हैं कि 20 मंच पे कहते हैं 30,000 आदमी आए, नीचे ब्रीफिंग में कहते हैं 20,000 आदमी आए, लेकिन एक्चुअल रिपोर्टिंग ये है कि आपके पास 2,000 आदमी थे, यानी उसके आसपास ही थे। और आपके चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमको जितनी जगह मिली थी उससे 25-30 गुना संख्या आई, यानी वो कहते हैं 30-35,000, यानी वो 50,000 तक लेकर के जाते हैं। तो सर क्या सबने दारू पी रखी थी क्या? एक्चुअल रिपोर्टिंग ये है कि आपके पास 2,000 के आसपास लोग आए हुए थे। और जब 2,000 लोग होते हैं ना तो बहुत बड़ा ग्राउंड भर जाता है सर। हाँ, इस पत्रकार ने दारू पी रखी उस समय जब इसने ये मानते हुए कि मेरा पत्रकारिता का जो धर्म क्या है वो निभाया कि 6/8 को भी रामलीला मैदान में पहुंचे विसंगतियों के लिए, उस समय इसने दारू पी ली थी और वही आपको चुभी थी। पत्रकार हैं, पत्रकारिता करने दीजिए सर। और आप जो दिनेश जी हैं बिल्कुल एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और उनकी भी आज़ादी है और पत्रकार करने का अधिकार है। अब मैं आगे चलता हूं। आपने देखा होगा कि हमारी कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो हमारे सेवारत सैनिकों और पूर्व सैनिकों की सेवाएं करती हैं और अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। हम लोगों को अधिकतर को पता नहीं है। आपने सुना होगा DAV, डायरेक्टरेट ऑफ एयर फोर्स वेटरन्स, ये इतना काम करती है उनके लिए, हर काम इनका जो होता है फटाफट में करा लेते हैं, क्योंकि एयरफोर्स वालों को सबको जानकारी है, क्योंकि संख्या भी कम है और एक काम हो जाते हैं। आर्मी वालों को मुश्किल से 5% लोगों को भी ये जानकारी नहीं है कि उनका भी एक संगठन ऐसा है, वहाँ हर प्रकार के काम होते हैं और कौन कौन से। अब MOD है, MOD तो 3 अंगों की है, उसके नीचे DSW आता है, DSW के नीचे आपका DGR, KSB और EC चाहता है, वो भी 3 अंगों का है। आर्मी का भी है, एयरफोर्स का, नेवी का भी है, लेकिन इन्होंने अपने अलग अलग ऐसे ऑर्गन्स बना रखे हैं, ऐसे सेल बना रखे हैं जिससे कि ये दूसरों की सहायता करते हैं।
अब वैसे भी देखा होगा, आप जिला सैनिक बोर्ड होता है, राज्य सैनिक बोर्ड होता है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड होता है, ये सबके लिए होता है, चाहे एयरफोर्स के चाहे किसी के भी है। हाँ, कुछ मैंने ये भी सुना था, कुछ इडियट जो जंतर मंतर पे कह रहे थे कि इन सब दरपत्रों बंद कर देना चाहिए। अब उनकी सोच वहीं तक है, तो मैं आगे कह नहीं पाऊंगा। अच्छा, अब ये डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, ये DIAV केवल आर्मी के लिए है। DAV डायरेक्टरेट ऑफ एयरफोर्स वेटरन्स का है और डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स का DIAV है। ये क्या क्या काम करता है, कैसे अस्तित्व में आया, कितने इसके डिपार्टमेंट हैं, इनकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। और यहां से आगे मैं केवल आपको इसी प्रकार की चीजें लेकर के आऊंगा जिससे आपका जनरल नॉलेज बढ़े। मुझे पता है इसमें काफी लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो पढ़े लिखे लड़के होंगे, जो आर्मी में काम कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल तो वैसे ही काफ़ी पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो उनको निश्चित रूप से इंटरेस्ट होगा। और उनको इंटरेस्ट नहीं होगा जिनको फालतू की बातें करनी है और आसमान गिराना है, धरती गिरानी है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हिलाना है, बस वो उन लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अब ये बताते हैं अबाउट अस, इसका अस्तित्व कैसे हुआ। द जर्नी ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स बिगेन विद रेजिंग ऑफ द वेटरन सेल इन अगस्त 2016 में एक वेटरन सेल की नाम की स्थापना हुई। क्योंकि काफ़ी समस्या आ रही थी एक्सर्विसमैन की, तो भारत सरकार ने इंडियन आर्मी के लिए एक वेटरन सेल का स्थापना कर दी फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। किस काम के लिए, जो शिकायतें आ रही थी उनके निवारण के लिए। किसकी शिकायतें आ रही थी, वेटरन्स इश्यूज एट आर्मी हेडक्वार्टर लेवल पे जो परेशानियां हो रही थी, जो शिकायतें जा रही थी, उनके लिए इन्होंने एक अलग सेल की स्थापना कर दी। और ये थी कौन सी, वेटरन सेल 2010 में। लेकिन क्यों, जब जरूरत पड़ी कि इसको और बढ़ाया जाए, फिर क्या किया इन्होंने, with a view to extend genuine care and support and to meet the aspirations of veterans, the veteran cell was upgraded to full-fledged directorate। और यही वेटरन सेल जो 2010 में बनाई गई थी, इसको डायरेक्टरेट में परिवर्तित कर दिया गया। अब डायरेक्टरेट क्यों, बड़े लेवल पे होती है, तो बड़े लेवल में ही इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। द डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन सेल ऑन 14 जनवरी 2016, यानी 14 जनवरी 2016 को इसको बना दी गई दिल्ली के एट ब्रांच दिल्ली कैंट अंडर द एजो, और इस डायरेक्टली एडजुटेंट जनरल ब्रांच के नीचे आती है। तो आपको पता होगा कि जो आर्मी हेडक्वार्टर में जो जनरल साहब ब्रांच बैठते हैं, वहाँ उनके नीचे ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। अब सब उनके देखरेख में है। और क्या क्या होता है इसमें, इट प्रोवाइड सिंगल विंडो वेलफेयर ग्रीवेंस, मतलब एक ही जगह सारी समस्याओं का हल होता है। ये सिंगल विंडो का मतलब ये है। रिड्रेस मैकेनिज्म फॉर द ऑल आर्मी वेटरन्स एंड नेक्स्ट ऑफ किन, सारे आर्मी वेटरन्स का आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप DIAV का सहारा ले सकते हो। अब क्यों, बहुत से लोगों को पता नहीं है, जिनको पता है वो सहायता लेते हैं, जिनको पता नहीं है, हो सकता है मेरे इस वीडियो बनाने के बाद आपके दिमाग में एक थोड़ा सा ख्याल आए कि आखिरकार है क्या, ये दूसरों को भी बताएं। और किसके लिए आर्मी वेटरन्स और उनके नेक्स्ट ऑफ किन के लिए है, बाय कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद देम, और लगातार वो उनसे संपर्क में रहते हैं। ये आपका DIAV की स्थापना है। अब इनके कौन कौन से सेल हैं, ये नीचे है इनका, ये इनके जो काम करते रहते किसके साथ में, इनका लाइन डायरेक्टरेट्स, स्टेट गवर्नमेंट के साथ इनका लिएजन होता है, कोऑपरेट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन DSW के साथ होता है, डायरेक्टर जनरल सेटलमेंट अलग होता है, कंट्रोलर जनरल CGDA के साथ होता है, बैंक के साथ में होता है, सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर के साथ होता है, स्किलिंग डिपार्टमेंट। इतने काम ये लोग करते हैं, इतने डिपार्टमेंट वहाँ इनके पास हैं। आप देख लीजिए, आपका जो भी काम है, मैं समझ सकता हूँ कि इस प्रकार ये जो 8 जो फंक्शंस इनके दे रखे हैं, इस प्रकार के जो काम करते हैं, आपकी समस्याओं को सुधारने का एक ये भी तरीका है। द रेजिंग ऑफ DIAV ऑफिसर्स ऑफ कर्नल वेटरन्स एट एरिया सब एरिया हेडक्वार्टर स्टेशन ESM सेल इन एवरी स्टेशन हैज enabled our outreach to veterans and next of kin in structured manner। अब DIAV हैज 4 वर्टिकल्स और इसके 4 डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, पॉलिसी एंड आउटरीच, ये पॉलिसी एक्स-सर्विसमैन के लिए बनाते हैं और उनकी जो जानकारी है, आउटरीच है, ये उन तक पहुंचाते भी हैं। पेंशन एंड एंटाइटलमेंट्स, इसका मतलब स्पर्श के भी काम यहाँ पर होते हैं। रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर, इस कामों को भी ये करते हैं। स्किलिंग एंड ट्रांजिशन, और स्किलिंग का मतलब इस प्रकार की स्किल प्रदान करना और उसके बाद मुझे नौकरी लग सके, ये सारे काम भी ये करते हैं। बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से नहीं बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है,
बहुत सारे काम यहाँ पे होते हैं, एक एक चीज़ को नहीं बताया सकता है। सिर्फ इतना ही है कि आर्मी का एक डायरेक्टरेट है जिसका नाम है DIAB। ये केवल जो आर्मी वेटरन्स हैं और उनके नेक्स्ट ऑफ किन हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए काम करते हैं। और इनके जो फंक्शंस हैं यहाँ पे दे रखे हैं, और एक कौन कौन सी इनके जो डिपार्टमेंट हैं वो भी यहाँ दे रखे हैं। और स्वाभाविक सी बात है, डायरेक्टरेट होगा तो बड़ी लेवल पे काम भी हो रहा होगा। और डायरेक्ट ये आर्मी हेडक्वार्टर के एजुडेंट जनरल ब्रांच के नीचे आता है। ये उसी प्रकार काम करता है जैसे ये काम आपका DAB डायरेक्टरेट ऑफ एयरफोर्स वेटरन्स करता है। और इसी प्रकार का एक और इनका जो नेवी का है वो भी है, वो है कोई बता रहे नेवल वेटरन्स के नाम से है, कुछ एक्यूरेटली मुझे पता नहीं, मैं पूछा था किसी से, तो उनका भी एक इसी प्रकार का है। तो आपके जो व्यक्तिगत काम होते हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन्होंने भी अपने लेवल पर कई प्रकार के ऐसे इस्टेब्लिशमेंट बना रखे हैं जहाँ से आपकी समस्याओं का समाधान होता है। केवल ORP नहीं है, उसके अलावा भी। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। मैंने देखा था एक श्रीमान को जंतर मंतर पर बहुत भाषणबाजी करता है और कहता है ये डिपार्टमेंट जो भारत सरकार को बंद कर देना चाहिए, यानी जिला सैनिक बोर्ड बंद कर दो, राज्य सैनिक बोर्ड कर दो, केंद्रीय सैनिक बोर्ड बंद कर दो, DIB बंद करो, DAB बंद करो, सबको बंद कर दो। और ये वही व्यक्ति है, इसको कहीं गोपाला कृष्ण कहते हैं। कोई पत्रकार मुझे बता रहा था कि साहब मेरा नाम मत लेना। तो क्या हो गया? बोल साहब ये पैसे ले लेते हैं और उसके बाद पैसे हाथ मुट्ठी में लेकर के चल देते हैं। लोग सोचते हैं पर्ची काटेंगे, इधर उधर घूम जाते हैं, लोग पैसे दे करके चले जाते हैं। इस प्रकार की शिकायत इस व्यक्ति की है वहाँ पर, जो ये बहुत ज़्यादा बोलता है। ये शिकायतें हमारे पास आई हुई हैं। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।